मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रदेश के सभी दल चुनाव सही समय पर कराए जाने पर सहमत। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कराए जाएं चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1305 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रदेश और देश में विकास के जरिए बदली गोरखपुर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संभाला पदभार। कहा, केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर पहुंचाना होगा लक्ष्य। और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ी सतर्कता। लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने आज राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रदेश के सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनाव सही समय पर कराए जाएं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। उन्होंने रैलियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों पर सुझाव दिए हैं। दलों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में पोलिंग बूथ न बनाए जाएं। 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर अंतिम आंकड़ा आएगा। अब तक 52.8 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। यह रिकॉर्ड है। इसमें 23.92 लाख पुरुष हैं और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं। यह पिछली बार की तुलना में अधिक है। प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं। इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी न हो पाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। और बिल्कुल तोमर, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी समाप्त हुई थोड़ी देर पहले और मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बड़ी बातें कही वो ये कि जो चुनाव का प्रबंधन है उत्तर प्रदेश का वो ठीक है। उन्होंने कहा मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य हो रहा वो बेहतर स्थिति में है और जो कर्मचारी अधिकारी विधानसभा चुनाव से पहले 3 वर्ष तक शामिल थे उनको हटाने का जो क्रम है वो जारी है। और उन्होंने कहा कि डीजीपी और मुख्य सचिव इस पर एक हमको पत्र देंगे कि हमने पूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। तो जाहिर है ये सारे पॉइंट्स बेहतर हैं। उन्होंने कहा 52 लाख मतदाता यूथ बढ़ाए गए, जिनमें 23 लाख से अधिक पुरुष हैं, 28 लाख से अधिक महिलाएं हैं। जिन बूथों पर मतदान पिछले वर्षों में कम रहा है उन पर अलग से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो लोग जहां जिन क्रिटिकल पोजीशन में जहां बूथ थे उनको अलग से चिन्हित किया जा रहा है। बूथ की संख्या बढ़ाई गई, 11,000 लगभग बूथ बढ़ाए गए हैं कि भीड़ ना हो और ऐसी जगहों पर बूथ ना हो कि जहां कंजेस्टेड हो कोई प्रोटोकॉल के कारण। बहुत सारी इस तरीके के सुझाव जो आए हैं उनको भी स्वीकार किया है। और उन्होंने कहा कि हमने आयकर विभाग, इन्फोर्समेंट और इस तरीके की जो एजेंसीज हैं उनको निर्देशित किया है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना हो, शराब जो है वो कहीं दूसरे प्रदेशों से आकर के बांटी न जाए, उस पर ध्यान रखा जाए। हमारे साथ विकास जी हैं, हमारे साथी रिपोर्टर। विकास जी, चुनाव को लेकर के जिस तरह चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल जी रामीन जी, एक बात तो आज साफ हो गई कि चुनाव तय समय पे किए जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन की पीसी में जो खास बात रही वो खास बात ये रही कि चुनाव समय पे होंगे। साथ ही साथ जो सभी राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस बात
पे चिंता जाहिर की कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से करवाया जाए रैलियों में या अन्य जगहों पे। तो इलेक्शन कमीशन का साफ कहना था कि 80% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और लक्ष्य उनका होगा कि जो भी वहाँ कर्मचारी तैनात किए जाएं उनको कोविड की बूस्टर डोज भी लग जाए और जिन लोगों को नहीं लगी है उनको पहली डोज तो कम से कम दी ही जा सके। ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया जिस चीज़ का कि इस बार बूथ बढ़ाए जाएंगे, अभी तक 1500 लोगों पर एक बूथ होता था, 1250 लोगों पर एक बूथ किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 800 बूथ अलग से बनाए जाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा बूथों की वेबकास्टिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है निष्पक्षता, बिना प्रलोभन के चुनाव किया जाए, निष्पक्षता के साथ किया जाए, कोई भय न रहे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी अधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो भी चुनाव प्रचार होगा, रैली होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सख्ती बरती जाएगी। कोविड को बचाने के लिए, कोविड से बचाव के लिए जो प्रबंध किए जाएंगे उसमें इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है। जी तो इलेक्शन जो मुख्य चुनाव आयोग थे उन्होंने कहा 4 पेशेंट ओमिक्रॉन को उत्तर प्रदेश में मिले थे, जिनमें 3 ठीक हो चुके हैं और 1 की भी स्थिति ठीक है, यानी ओमिक्रॉन का बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है। ऐसे में चुनाव समय पर होंगे, जिसकी बात विकास जी कर रहे थे। और कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक है और चुनाव तक अब ठीक रहेगी। तो पूरी तैयारी चुनाव आयुक्त ने जो टीम आई थी उन्होंने सर्वे किया, जनपद स्तर के अधिकारियों से बात किया, राजनीतिक दलों से बात किया, शासन के अधिकारियों से बात किया। तो ओवरऑल चुनाव समय पर होंगे और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तोमर, इस जानकारी के लिए धन्यवाद रामेंद्र और विकास जी। वापस लौटते हैं स्टूडियो। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के दौरे के अपने तीसरे दिन आज लखनऊ में मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े क्रियाकलापों का अवलोकन किया। लखनऊ में आयोग ने मतदाता जागरूकता की सचल वाहन प्रदर्शनी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाता जागरूकता की दृश्य श्रव्य सीडी का लोकार्पण भी किया और आयोग के अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता से जुड़ी प्रदर्शनी को भी देखा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महंत दिग्विजयनाथ पार्क में विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 1305 करोड़ रुपए की 114 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नाव से रामगढ़ ताल का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में बच्चों को स्मार्टफोन भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। आप नौकरी देने वाले हो सकते हैं और नौकरी देने की स्थिति के लिए आपको क्या कुछ प्रयास करना है, उसका भी एक माध्यम आपको प्रदान किया जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट होगा। आप थोड़ी भी इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप स्वयं ही शासन की उन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो योजनाएं एक युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगी। भाइयों बहनों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया, बिना भेदभाव के विकास के लिए न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जो हुआ, आज उसका परिणाम है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्रदेश के अंदर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बारे में जो धारणा देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सरकार सफल हुई है, उसका कारण है कि मौजूदा सरकार ने विकास पर ध्यान दिया है। पीएम मोदी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ सबका विकास के मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास हुआ।
इसी का नतीजा है कि शासन की सारी योजनाओं का लाभ हर तबके के लोगों को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य थे, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, कहीं पर चीनी मिल लग रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पर कुछ न कुछ ऐसे संस्थान, कहीं वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जोड़ते हुए विकास को ध्यान दिया गया, और विकास पर जब ध्यान दिया गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, तो प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था, वो भयभीत था। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज लोक भवन में निवर्तमान मुख्य सचिव आर.के. तिवारी से पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पहले दुर्गा शंकर मिश्रा लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए। नवागत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के 87% लोगों को कोविड-19 की पहली डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर पहुंचाना लक्ष्य होगा। पहला लक्ष्य होगा उत्तर प्रदेश को जो कि माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी बार-बार उनको मैंने सुना है, उत्तर प्रदेश को प्रथम राज्य बनाने का हर चीज में, और इकोनॉमी में उन्होंने 1 लाख करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा हुआ कि हमारी जो यहाँ की स्टेट जीडीपी को ले जाने को, उन सब चीजों को हम लोग कैसे, जो हमारे कार्यक्रम कहीं भी कार्य रुके पड़े हैं किसी विभाग का, देश में एक प्रकार से काफी तेजी से कोविड-19 बढ़ रहा है। अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन एक बढ़ने की एक आपको झलक आगे दिख रही है कि आगे के लिए तो उसके ऊपर पूरी हमारी एक पैनी नजर रहनी चाहिए। लगभग 87% लोगों को, जो हमारे करीब 14.5 करोड़ लोग हैं एलिजिबल, जो कि 18 साल से ऊपर के, उसमें से 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दिया जा चुका है, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दिया जा चुका है। यानी पहली डोज लगभग 87% से ऊपर को और दूसरी डोज लगभग 47% से ऊपर को दिया जाएगा। इसको बहुत तेजी से बढ़ाएगी। देश भर में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के मामले बढ़कर 961 हो गए हैं, जिसमें से 320 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 263 मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 252 मामले सामने आए हैं। अब तक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,486 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.38% हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है और कोविड प्रोटोकॉल सहित रात्रि कर्फ्यू का पालन कड़ाई से किए जाने का निर्देश दिया गया है। राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने रात्रि 11 बजे के बाद कोई भी पार्टी आयोजित किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने और संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए जाने का भी फैसला लिया है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। इसके पूर्व कल ही प्रदेश को कोरोना प्रभावित घोषित किया गया है। इसको देखते हुए लखनऊ में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की, जिसमें वायरस की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाने और रात्रि कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी अभिषेक ने बताया, लखनऊ में कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए,
जनपद लखनऊ राजधानी होने के नाते यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि यहाँ की बड़ी हॉस्पिटल्स में भी आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो कोविड के केसेस के दृष्टिगत जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको पूर्णतया लागू कर दिया गया है जनपद लखनऊ में। प्री सर्जिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बाहर के जितने आगंतुक हैं उन लोगों की फोकस सैंपलिंग कराई जा रही है, विशेष रूप से एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशनों पे और बस अड्डों पे सैंपलिंग और टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। इसी चीज़ों को देखते हुए और इसको 100% इंश्योर करने के लिए आज पुलिस प्रशासनिक अधिकारी समस्त जो हमारे MOICs हैं शहरी CSCs के, उनको, नगर निगम के अधिकारीगण और साथ में स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण के साथ आज एक बैठक की गई कमांड सेंटर पे, और ये बैठक अब प्रतिदिन सायंकाल भी की जाएगी। प्रत्येक केस का रिव्यू किया गया है। 100% हर केस को ट्रैक करना है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। और एक और चीज़ आपके माध्यम से मैं आग्रह भी करूंगा और सूचित भी करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जिनको कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है और वो कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना है तो कोविड हॉस्पिटल में है, या अगर घर पे होम आइसोलेशन में तो स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन में उन्हें रहना है। अगर इसका पालन वो नहीं करते हैं, जानबूझ के बदमाशी करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से अपील करूंगा और इसको अब इन्फोर्स भी किया जा रहा है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें, मास्किंग जरूर रखें, और साथ ही साथ जो रात्रि कर्फ्यू है इसका अब सख्ती से अनुपालन और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। देश भर में जारी राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 143 करोड़ 83 लाख को पार कर गया है। देश में 143 करोड़ 83 लाख 22,724 लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। कल 63,91,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगा भड़काने की साजिश को लेकर भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को भाजपा की गाड़ी की तरह पेश करके उसमें तोड़फोड़ और फिर उसका वीडियो वायरल किया ताकि जनता में आक्रोश फैल जाए। संबित पात्रा ने कहा कि इस घटना से यह साबित हो गया है कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों में आरोपों प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री की रैली जिस स्थान पर थी उसके समीप ही जानबूझकर उपद्रव किया गया और समाजवादी पार्टी रैली को खत्म करने, रैली में दंगा भड़काने और शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया उससे ठीक पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे। उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा है। गौरतलब है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया और रैली को संबोधित किया था। बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का ये साजिश था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने स्पेशल NIA कोर्ट में कहा कि उसे आतंकवाद निरोधी दस्ते के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं को फंसाने के लिए कहा था।
उधर कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से भारी नकदी और सोने चांदी की बरामदगी के मामले में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी पूछ रही है कि इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। एजेंसीज ने अगर कार्रवाई की तो इसलिए की कि ये देश के खजाने में पैसा आना चाहिए था, गरीब के विकास उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पर एजेंसियों को बधाई देने के बजाय सपा के लोग इसका विरोध करते हैं कि इनकम टैक्स के बाद अब ईडी सीबीआई भी आएगी। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है? कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। वहीं कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर पर जांच पूरी हो गई है और वहां 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना बरामद हुआ है। डीजीजीआई टीम ने जांच में कहा है कि आगे की जांच जारी है। पीयूष जैन के कानपुर के घर में छापेमारी में करीब 257 करोड़ रुपए नकद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद होने की खबर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कार्यक्रमों में इस बात पर सपा पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के उनकी पार्टी से किसी तरह के संबंधों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली के दौरान फसाद कराने के लिए रची गई साजिश मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सपाइयों द्वारा अपनी ही कार में पीएम के स्वागत का पोस्टर लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी कर साजिश रची गई थी। मामले की जानकारी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ट्वीट के माध्यम से जारी की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि नौबस्ता थाने के अंतर्गत हुई घटना के संदर्भ में पुलिस ने घटना से संबंधित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में तोड़ी गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है और इस संबंध में हमने गाड़ी जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। ये हैं सुकांत शर्मा और दूसरे हैं सचिन केशरवानी, तीसरे हैं अभिषेक रावत और चौथे हैं निकेश कुमार। इन 4 की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। बाकी अन्य 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और शीघ्र ही हम इस पूरी घटना का जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके आगे की जो विधिक कार्यवाही है उसे हम करेंगे। भाजपा की जन विश्वास यात्रा देर शाम कन्नौज पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, SC/ST आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर कठेरिया के साथ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक भी शामिल रहे। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जनता ने 2014, 2017 और 2019 में भाजपा को आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी जनता कार्यों पर आशीर्वाद देगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में एक जाति विशेष के लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिलता था। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र का असली चेहरा प्रदेश की जनता ने देख लिया है। शौचालय मोदी जी ने दिया। आज पक्की छत गरीब को हमारी भाजपा की सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड हमारी भाजपा की सरकार दे रही है। सबको घरों में बिजली बिना भेदभाव की हमारी भाजपा की सरकार दे रही है। पहले तो केवल भेदभाव होता था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा आपके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। पहले आतंकवादी आते थे, अपनी मर्जी से आतंकवादी हमला करते थे, अपनी मर्जी से सीमा के उस पार चले जाते थे। इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम अगर किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त करने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया।
भाजपा जन विश्वास यात्रा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में बरेली में जन विश्वास यात्रा कल देर शाम आंवला से बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के देवचरा में पहुंची। यात्रा में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र, मंत्री छत्रपाल गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, विधायक राजेश मिश्रा शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा देर रात शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा कुशीनगर से महाराजगंज जनपद पहुंची। यात्रा का कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान जनसभा के माध्यम से आम जनमानस को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाने की अपील की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 5.25 साल काम किया है, उस काम को लोगों तक पहुंचाना और जनता का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से भाजपा की सरकार स्थापित करना है। देखिए, जन विश्वास यात्रा निकली है जो उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से निकली है। ये 5वां यात्रा है जो बलिया से निकल करके चल करके यहाँ पर पहुंची है और निश्चित तौर से जनता के बीच में जो 4.5 साल 5.25 साल हमारी सरकार ने काम किया है उसको सब लोगों को बताना और उनसे उनका आशीर्वाद लेना ताकि भविष्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो पंडित दीनदयाल जी का 100 अंत्योदय, उसके तहत हमारी पार्टी ने हर गरीब को आवश्यकता होती है एक मकान की, उसमें शौचालय की, उसमें बिजली के कनेक्शन की, उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब आदमी है तो 2 रुपए 3 रुपए सस्ता उसको राशन मिलना चाहिए। अगर बीमार पड़ता है तो बीमारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो गरीब आदमी है तो निश्चित तौर से 6,000 रुपया साल में उसकी मदद भी की जा रही है ताकि आम गरीब आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उस तरह हम लोग कार्य किए, उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनपद सुल्तानपुर में सांसद मेनका संजय गांधी ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में लापरवाही करने वाले लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिन गांवों में सबसे कम भूमि विवाद पाए जाएंगे वहां के लेखपालों को पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रदेश के सभी दल चुनाव सही समय पर कराए जाने पर सहमत। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कराए जाएं चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1305 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रदेश और देश में विकास के जरिए बदली गोरखपुर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संभाला पदभार। कहा, केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर पहुंचाना होगा लक्ष्य। और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ी सतर्कता। लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के दिए निर्देश।